आप लोग के पास प्रतियोगिता दर्पण होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पे जो है वो मेरे सहूलियत के लिए है, ये आपके सहूलियत के लिए नहीं है। बोर्ड पे जो है वो आपको हो सकता है कि दिखाई ना दे, ठीक है। तो आपके पास जनवरी का प्रतियोगिता दर्पण हैंड में होना चाहिए, जो हम काम करवाएं पता चले कि हम कहाँ पे काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 17 तक हो गया था। बात होना था अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य, यही ना। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये वाला जो आपका टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो में संपन्न, इस पे चर्चा हुआ था। लिंक हमने क्या किया था, यहां से कुछ लिंक हम किया था। कुछ लिंकिंग और है, देखिए यहां पे कुछ लिंकिंग और लेना होगा। ये तो डायरेक्ट करंट है, इसके अलावा कुछ लिंकिंग लेना होगा। जैसे आपको ग्रीन हाउस गैस पे विचार करना होगा। जो ग्रीन हाउस गैस है इस पे विचार करना होगा। दो तरीके से विचार करना होगा ग्रीन हाउस गैसों पे। ग्रीन हाउस गैस है और नहीं है, तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं ये आप अप टू डेट करेंगे। एक लिंक है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NOx नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, CFC, और O3 को भी आप ग्रीन हाउस गैस में रखते हैं। ये कोई करेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये करेंट के आधार पे ये प्रिडिक्ट हुए हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए। आई थिंक यहां से एक प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। और उससे भी आगे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अगर कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है पूछे तो एगो तो नाइट्रोजन ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। कार्बन मोनो वगैरह वो प्रदूषित वायुमंडल को प्रदूषित कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है और है। एक लिंक ये छूट गया था उस दिन, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। देखिए क्या हम लिंक किए हैं यही महत्वपूर्ण है। हमने बस लिंक कर दिया COP26 को कि जो मसला है वो तो ध्यान रखना ही है, साथ ही इस पे जो आपके प्रश्न और भी लिंक करके पूछे जा सकते हैं वो भी आज के डेट में, आज की क्लास में वो मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए कि पूरा साउंड क्लियर है। ओके। ये जो टॉपिक है आपके सामने जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस ISA सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है अमेरिका। तो ये तो एक डायरेक्ट है कि भाई करेंट है, ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां पे सवाल कई हैं, ये तो एक छोटा सा पैराग्राफ में दे दिया है, ठीक है, कि भाई सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में 2015 में गठित
इंटरनेशनल सोलर एलायंस ISA में अमेरिका 101वें सदस्य के रूप में। तो एक तो यहाँ पे बन रहा है कि चलिए 2015 में गठित हुआ था, ठीक है। और इसमें इस पूरे पैराग्राफ को अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रांस और इंडिया के सहयोग से बना था। इसका जो अस्थायी मुख्यालय है, क्वार्टर्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो गुड़गांव में किया रहा है, गुरुग्राम में। अब ये ISA एकमात्र यहाँ करेंट है कि अमेरिका 101वां ISA का सदस्य बना। इससे पहले भी इस टॉपिक से हम टेस्ट ले चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ लिंकिंग यहाँ से एक बार फिर से करेंगे हम, क्योंकि हम लोग तो प्रतियोगिता दर्पण पे काम कर रहे हैं, जनवरी पे काम चल रहा है, आज जनवरी का PD हमको ख़त्म करना है। लेकिन जो लिंकिंग है वो थोड़ा सा वाइड है। तो ISA से संबंधित आपको कुछ चीज़ें लिंक करनी होगी। एक तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसका गठन हुआ, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इसका गठन क्यों हुआ? तो आपको पता है कि भारत का ही पहल है, मोदी जी का ही पहल है ना। और इसमें भी मोदी जी का ही बहुत बड़ा, भारत का ही बहुत बड़ा पहल है ISA में। आपने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात सुनी होगी। तो एक तरह से समझिए कि ISA एक तरह का एजेंसी है ना, जिससे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ISA एक तरह का एक मंच है, एक ट्रैक है, जो उस प्लान को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य ही है उसे, है ना, आगे बढ़ाने का, और उसमें इस मंच का, ISA का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप अगर देखेंगे पूरे इसमें कौन से सदस्य देश हैं, तो इसमें जो सेवित क्षेत्र है, जो सेवित क्षेत्र का मतलब कि जो इस देश, वो देश इसमें कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है कि जो पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को अगर देखें, अगर आपके दिमाग में पूरा वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, और ये आपका 23.5 डिग्री कर्क है, और ये आपका 23.5 डिग्री मकर है। तो इस तीनों रेखाओं के बीच में जो भी देश आते हैं, जो भी देश आते हैं, उनका महत्वपूर्ण रोल होगा, उनका महत्वपूर्ण रोल होगा। ये पूरे क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है साढ़े कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, जहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ सकती हैं। बाकी इसके ऊपर आप बेसिक ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, बाकी इसके ऊपर या बाकी इसके नीचे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़नी मुश्किल हैं, क्योंकि सूर्य जो है 23 डिग्री कर्क रेखा से लेके 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में ही उसका गमन होता रहता है। जो पृथ्वी जब पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पोजीशन इसी तीनों रेखाओं के बीच में होता है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक बार सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी और बीच में 2 बार। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे 10 देश होंगे, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले, ये उष्ण कटिबंधीय देश होंगे, और यहाँ पे लगभग 365 दिन में से 300 दिन तो धूप रहेगा ही रहेगा। तो ये सूर्य ऊर्जा के लिए बहुत ही अनुकूल क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ प्रश्न बनता है लिंक करके कि ISA का जो मंच है उन किन देशों को सेवित प्राप्त करता है या सेवा प्राप्त करता है, तो इन तीनों के बीच के देश, इसमें से अफ्रीकन कंटिनेंट जो होगा उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये 3 रेखा केवल ये तीनों कर्क, मकर और विषुवत एकमात्र
महादेश है अफ्रीका महादेश, जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, है ना। बाकी वो सभी देश भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं जो इन रेखाओं पर हैं, ठीक है। इसका एकमात्र कारण है कि सूर्य की सीधी किरणें इन देशों पर पड़ सकती है, ठीक है। तो इस कारण से आपको एक लिंक दे रहे हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर आपका एक अपना व्यक्तिगत मैपिंग होना चाहिए, एक अपना आपका काम होना चाहिए, बिल्कुल इससे करके जाइएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें सेवित क्षेत्र में लिख सकते हैं, तो आप समझ ही गए, कर्क से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र सेवित क्षेत्र होगा, कर्क से लेके मकर रेखा के बीच का क्षेत्र सेवित क्षेत्र होगा, ठीक है। यह संगठन कर्क व मकर रेखा के बीच, यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा, एक मंच पर लाएगा। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, इसका ज्योग्राफिकल कारण यह है कि ये तीनों रेखाओं के बीच, कर्क से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, जोन है, उसे उष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं। लगभग 365 में 300 दिन यहां धूप तो रहेंगे अच्छे खासे। भारत भी इसमें मुख्य पहल इसलिए निभा पा रहा है क्योंकि खुद भारत में 365 में से 300 दिन भारत में अच्छी धूप होती है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखें, हमने समझा दिया है लेकिन मेंशन कर लें आप, हमने समझा दिया है, आप मेंशन कर लें। ISA 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, OSOWOG को लागू करने हेतु ये टॉपिक पे बात चल रही है, लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को, एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को, किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करेगा, पूरा करने के लिए स्थानांतरित करेगा। तो एक तो लिख लिया आप लोग, क्लियर लिखाया है?
ओके, अब देखिए क्या है कि सूर्य की जितनी एनर्जी है पृथ्वी तक उसका मात्र 0.1% ही पहुंच पाता है। सूर्य के समस्त ऊर्जा का मात्र 0.1% ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, और ये 0.1% पृथ्वी की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम है और पर्याप्त है। बात समझ में आ रही है? तो जाहिर सी बात है कि ये कितनी बढ़िया पहल हो सकती है कि जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश हैं, ठीक है, इनको तो तापीय ऊर्जा बहुत अच्छे से मिल जाएगी, सौर एनर्जी, ठीक है। तो अगर जहां पे सूर्य की ऊर्जा पर्याप्त नहीं हो पाती है, हम चाहेंगे तो उन राष्ट्रों के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन राष्ट्रों को जहां पे ये ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं पहुंच पाता है, हम वहां पे सौर ऊर्जा पहुंचा सकते हैं और उनकी बिजली की कमियों को दूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पहल हो सकती है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पॉइंट और आप लोग लिंक कर लें इस टॉपिक से, कुछ टॉपिक और लिंक करते हैं। एक लिंक आप ये कर लीजिएगा कि भारत एशिया का पहला सौर तालाब, एशिया का पहला सौर तालाब कहां बना था? भुज में, भुज गुजरात में है। बस एक तथ्य के तौर पे इसको ध्यान रखिएगा, सौर तालाब भुज में स्थित है। ये हो गया लिंक। एक और लिंकिंग हो रहा है यहां से, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग सुने होंगे ना एसी धारा, अल्टरनेटिव करंट सुने होंगे। एसी को डीसी में बदलने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एसी को डीसी में बदलने का, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में बदलने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। देखिए, मतलब कि आप लोग का जो विद्युत चैप्टर है फिजिक्स का, वो पढ़ के जाइएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक खासकर एसी को डीसी एसी से डीसी, डीसी से एसी में बदलने का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बार आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। यहां से जो प्रश्न आए होंगे उसको बना के जाइएगा, ठीक है। एक ये लिंक है, एक और लिंक है यहां से, वो लिंक है सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन वेफर को भी आपको ध्यान में रख के जाना है। सिलिकॉन वेफर ये अर्धचालकों के निर्माण में बड़ा सहयोगी है। आप इसे एक बार देख कर जाएंगे, सिलिकॉन वेफर को देख के जाएंगे। इसके अलावा एक और लिंक होगा, एक और लिंक प्रश्न बन सकता है यहां से, वो है भारत में सौर ऊर्जा प्रशुल्क, सोलर पावर टैरिफ, भारत में सौर ऊर्जा प्रशुल्क, सोलर पावर टैरिफ कौन निर्धारित करता है या कौन ले सकता है? उस मंत्रालय का नाम ध्यान में रख के जाना है, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान रखिएगा।
जो सोलर पावर टैरिफ लगाती है ये संस्था, एक और लिंक होगा सौर ऊर्जा से संबंधित, सोलर एनर्जी से संबंधित, और वो लिंक है भैया केसरिया क्रांति। केसरिया क्रांति, केसरिया किसका सूचक है? ये कलर ऊर्जा का सूचक है, एनर्जी का सूचक है। सैफ्रॉन रेवोल्यूशन, अंग्रेजी में सैफ्रॉन रेवोल्यूशन, केसरिया क्रांति, ये लिंक हो सकता है, पूछा जा सकता है केसरिया क्रांति। तो लिख लें आप केसरिया क्रांति के बारे में, लिख लें केसरिया रंग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। केसरिया रंग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। केसरिया क्रांति, केसरिया क्रांति भारत की ऊर्जा की मांग को, केसरिया क्रांति भारत की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा पर केंद्रित है, अक्षय ऊर्जा पर केंद्रित है। तो केसरिया क्रांति पूछेगा तो सौर ऊर्जा संबंधी क्रांति है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इतना लिंक करना था, ठीक है। अक्षय ऊर्जा पर, अक्षय ऊर्जा पर केंद्रित है। अक्षय ऊर्जा का मतलब ऐसा ऊर्जा जो कभी क्षय नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इससे संबंधित है, ठीक है। अगर शॉर्टकट में पूछे केसरिया क्रांति तो सौर ऊर्जा संबंधी एक ऊर्जा क्रांति है केसरिया क्रांति, सैफ्रॉन रेवोल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न। एक बार इसे आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, चूंकि ये अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, इस वजह से, ठीक है, इसको ग्रेड बी सी में रख सकते हैं। मेरे एजेंडे में तो ये नहीं था, ठीक। तो एक बार आप लोग देख लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ, उसी पेज में आप देख रहे होंगे कि भारत व फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को दोनों देशों की रणनीतिक वार्ता पर सहमति। ये मेरे एजेंडे में नहीं है, मैं इसे प्रिडिक्ट नहीं करता 67वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। भारत व फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को दोनों देशों की रणनीतिक वार्ता में सहमति, ये मेरे एजेंडे में नहीं है, लेकिन चाहें तो आप इसे बी ग्रेड में सी ग्रेड में इसको भी रख के एक बार देख लीजिएगा। इस पे बहुत ज़्यादा माथा का पच्ची नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट पेज है आपका 18 नंबर पेज। 18 नंबर पेज में अमेरिका व चीन की शिखर वार्ता, ये मेरे एजेंडे में नहीं है, काट दीजिए। नेक्स्ट बॉक्स में कुछ मैटर दिए हुए हैं, जैसे इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर ने नवंबर 2021 तक मंगल ग्रह पर 15 उड़ानें संपन्न की, है ना।
एक तरह से इंजीन्यूटी शब्द ध्यान रखिएगा, बाकी ये मेरे एजेंडे में नहीं है। एस्ट्रॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा का डॉट मिशन, थोड़ा सा डॉट मिशन ध्यान रखिएगा, बाकी ये मेरे एजेंडे में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट पेज पे, मतलब नेक्स्ट पेज मतलब उसी में एक टॉपिक है, आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में अपना ही एक पुराना उपग्रह नष्ट किया, ये भी मेरे एजेंडे में नहीं है। ठीक है, सीधे मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप आएंगे तो जब आप 67वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो ये भी आपको पता है कि बिहार का भी बजट और आर्थिक समीक्षा नया वाला, भारत का भी बजट और आर्थिक समीक्षा नया वाला आ चुका होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स में विशेष आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो भी रिलेवेंट टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, तो ये उद्घाटन हुआ, ये महत्वपूर्ण तो है ही, ये तो मैंने बड़ी बात तो है ही, लेकिन इसमें आपको क्या रखना है ध्यान, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे विमान को लैंडिंग करवाया गया था, तो सेना की एक सुखोई 30 थी और एक मिराज 2000, है ना। सुखोई जो है, सुखोई 30 और मिराज 2000, इसको ध्यान रखिएगा। इस दोनों विमान को वहां पे लैंड करवाया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास, तब तक हमको नहीं लगता है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे जानकारी में ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को आधारशिला रखी थी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, सो ध्यान रखेंगे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बस ज्यादा इसमें ना लिंक करना है ना माथा का पची करना है, सीधे निकलना है। ये क्या देख रहे हैं, फोटो से कर रहे हैं यहाँ पे, ये से एक बॉक्स में देखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई गई, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे पढ़ने की जरूरत है। और लास्ट जो चरण है वो 5वां चरण है। 5वां चरण में यह योजना दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक लागू रहेगी। तो 5वां चरण जो है कब से कब तक का इसका डाटा है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, हम भैया इसको सीधे काटेंगे, मेरे बीपीएससी के एजेंडे में ये नहीं आता। एक टॉपिक और है इसी में, एकीकृत लोकपाल योजना, आपको देखना होगा, देखिएगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना भी नहीं आता मेरे एजेंडे में, एकीकृत लोकपाल योजना भी नहीं आता मेरे एजेंडे में। ठीक है, हालांकि दोनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना और एकीकृत लोकपाल योजना, इसमें से ए वो कर लीजिए, एकीकृत लोकपाल योजना को प्रिडिक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए प्रिडिक्शन का मतलब है कि कुछ आपको छांटने आना चाहिए। हम अगर सबको लपेटने लगेंगे तो फिर हो गया। एक बार देख लीजिएगा, मेरे एजेंडे में फिर भी नहीं है,
क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है तो थोड़ा सा हम इस पे नॉर्मल हो गए, बोले कि नहीं चलो देख लेना एक बार। बाकी अब किसानों के विरोध के चलते तीनों की विवादित कृषि बिल सरकार ने वापस लिया। वापस काहे लिया ये अपना विमर्श बनाइए, बात कीजिए, मेंस के लिए महत्वपूर्ण। पीटी में यहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। जब ये लागू हो रहे थे उस समय आने की संभावनाएं थी, अब वापस लेने के बाद क्या आएगा। अब ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 22 में लिखा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर प्रश्न पूछता है और ये टॉपिक दे देता है क्वेश्चन में कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, ठीक है, अधिकांश राज्यों में महिलाओं की संख्या अब पुरुषों से अधिक, कुल प्रजननता दर भी 2.1 से कम। ये 2.1 से कम आप ध्यान रखिएगा। अगर ये सर्वे है, सबसे बड़ी बात है कि सर्वे है, तो सर्वे उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो इसमें केवल आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वो सर्वे का जो नाम है वो जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें बिहार को एक बार देख के चल जाइएगा, ठीक है। कुल प्रजनन दर बिहार में 3.3% है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और जो संस्था फैमिली हेल्थ सर्वे ने, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये आंकड़े को दिया है, तो जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़िएगा क्वेश्चन में तबे विचार कीजिएगा, अन्यथा इस आंकड़े को उतना दिमाग में मत लेके चलिएगा कि आप 2011 वाला भूला जाइएगा, ठीक है। बाकी 2021-22 में चीनी उत्पादन 305 लाख टन रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का पूर्वानुमान, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। 2021-22 में चीनी उत्पाद 305 लाख टन रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का पूर्वानुमान, ये भी पूर्वानुमान है, लेकिन चीनी के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, वर्ल्ड में कौन से देश आगे हैं, हमारा क्या स्थान है भारत का, ये सब जरूर करके जाइएगा इस टॉपिक के हिसाब से लिंक करके, ठीक है। तो चीनी पर एक काम होना चाहिए आपका, चीनी पे। उसके बाद अब देखिएगा, इस पे मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किया हुआ है, क्वेश्चंस पूछा भी हुआ है, ठीक है। झारखंड में प्रश्न आए थे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न आए थे। नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से निर्धनता के मामले में बिहार का पहला और झारखंड का दूसरा स्थान। तो ये पूरे टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। पीछे भी देखिएगा, जब हम रेगुलर हम लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे थे उसमें हमने इस एजेंडो को बहुत मुख्य जगह दिया था अपने प्रेडिक्शन में, और आप देखे भी होंगे कि यहाँ से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में और यूपी पीसीएस में प्रश्न आए थे, ठीक है। और आप इसके गवाह भी हैं, जब रेगुलर प्रेडिक्शन में आप बैठे हुए थे क्लास में तो आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखिए, जहां पे लिंक बेहतर हो सकता था मैं वहीं पे लिंक किया हूं। जबरदस्ती मैं किसी चीज में लिंक नहीं करता। जहां पे लिंक की संभावना है, अभी आगे अप्रैल में एग्जाम होगा, 5-6 महीना का मैगजीन होगा, ठीक है, हम लोग के पास, ठीक है। और जनवरी का मैगजीन उठाने का मतलब है कि आप नवंबर से कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज प्रतियोगिता दर्पण खत्म हो जाएगा, तो बीच में जो संडे बचेंगे उस संडे में क्या होगा, तो उस संडे में जो एडिशनल करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो पीडी से भी छूट गया होगा उन सब पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। या फिर जो करंट में पेपर वाला जो काम है हम पेपर वर्क कर लेंगे। इस वीक में हम लोगों ने अपना आधार बनाया है करंट अफेयर्स का, प्रतियोगिता दर्पण को। बीच में प्रतियोगिता दर्पण 2 क्लास में खत्म हो जाता है, बाकी शेष क्लास जो बच जाते हैं उसमें हम एडिशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे, मतलब जो पेपर वर्क है, ठीक है। तो पूरा अगला क्लास जो होगा पूरा पेपर वर्क पे करेंगे। अगर मान लीजिए कि पूरा जनवरी का अभी तक 7 कितना तारीख है, आज 9 तारीख है, तो 9 जनवरी तक उधर पूरा दिसंबर, हाफ दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक के बीच के जो भी पेपर वर्क है वो इस वीक के में कर लेंगे, और उस पेपर वर्क के आधार पे हम आप लोगों को करंट नेक्स्ट वीक में
बात करेंगे। तो ये ठीक रहेगा, ये डबल लेयर बनेगा और बहुत मजबूत तरीके से आप करंट करके जाने वाले हैं बीपीएससी के अंदर, बशर्ते कि आप काम करें, जो हम कहें वो करें। तो चीनी वाला पर थोड़ा काम कर लीजिएगा। नीति आयोग बता रहे थे। अच्छा, वहां तक डिस्टरबेंस नहीं था, ठीक है। तो हमने यही कहा था कि नीति आयोग का जो सूचकांक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से निर्धनता मामले में बिहार का पहला और झारखंड का दूसरा स्थान, हम यही बात कर रहे थे। हमने बस ये बताया था कि इस पे पहले भी प्रिडिक्शन हो चुका है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, है ना। इन जगहों से ध्यान दिया गया है, इस जगह से ध्यान दिया गया, प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना है। हमने कहा कि यहाँ से कोई लिंक पॉइंट ज़्यादा नहीं बनाए हैं हम, ज़बरदस्ती लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे नेचुरल लिंकिंग है वहीं पे लिंक किया जाएगा। तो इस टॉपिक पे काम होना चाहिए। नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से निर्धनता के मामले में बिहार का पहला और झारखंड का दूसरा स्थान, इसे पढ़ के जाना है, इसे देख लीजिएगा। इससे पहले भी इस पे काम किया जा चुका है, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, थोड़ा पढ़ने के बाद ये जो आंकड़े हैं आपके सामने, उसमें बिहार का खास ख्याल रखना। फिर रुक गया क्या? जो लोग म्यूट नहीं हो म्यूट हो जाए भाई, उससे भी कभी कभी गड़बड़ाता है। तो ये चार्ट में बिहार को ध्यान रखिएगा, स्पेशली 51.9%, 91। अरे कोई जो म्यूट नहीं हो म्यूट हो जाओ ना भाई, हाउ द डिस्टर्बेंस करते हैं भाई। कौन म्यूट नहीं है, थोड़ा बताया जाए तो। गोरिया कुमार है या कुमारी? चलो वो टॉपिक समझ गए, क्या करना है आपको। मेरे प्रिडिक्शन में ये भी नहीं है, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान, मेरे प्रिडिक्शन में ये भी नहीं है, बागवानी उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट, आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क की वजह से। भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न, यह भी मेरे एजेंडे में नहीं आता, ठीक है। सीधे इसको भी काटते हैं। देखो 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि दर 8.4%, सीएसओ का अनंतिम आंकड़े। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, हम इसको अभी एजेंडे में नहीं रखेंगे। अभी कई तिमाही और आएंगे, सबसे लास्ट तिमाही ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक इकोनॉमिक्स की न्यू समीक्षा और बजट आ जाएंगे, हमको वहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। बात जो है साफ है, चूंकि अप्रैल में चला गया है पेपर, इसलिए यहां पे आप जो है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट्स के पश्चात अब नए ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की दहशत, ओमिक्रॉन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट नवंबर 2021 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया, बस ये पॉइंट्स ही, इतना ही ध्यान रखना है। पेज नंबर 27 में ओमिक्रॉन वेरिएंट नवंबर 2021 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आई थी, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको माथा का पच्ची नहीं करना है। अब थोड़ा सा इशारों में मैसेज में लिख दीजिए कि साउंड बढ़िया है कि क्या है। अगर वीडियो पॉज ना करें और साउंड रुक जाए तो फिर बैटरी चेंज करना होगा, ध्यान रखिएगा।
तो अगर साउंड और वीडियो क्लियर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में नियुक्तियां हैं। ये आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सब कोई एजेंडे में नहीं है मेरे, ठीक है। ये सारे को काटो, ये सब मेरे एजेंडे में नहीं है, ठीक है। पूरा क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट पेज में मेरे एजेंडे में ये लोग भी नहीं है। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष और एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष, पराग अग्रवाल, इसको ध्यान रख सकते हैं आप, पराग अग्रवाल को, ठीक है। उप प्रबंधक निदेशक होंगी, हटा सकती हैं आप, हटा दीजिए इनको। उप प्रबंधक निदेशक की हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है। पुरस्कार में बेलीज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ 2021 का ताज। तो इसमें क्या करना है, फोटो दिखाई दे रहा है उसमें डेस्टिनी वैगनर पे को टिक कर लीजिए। डेस्टिनी वैगनर, इसमें मिस अर्थ वाटर, मिस अर्थ एयर, मिस अर्थ फायर, आप सिर्फ मिस अर्थ को ध्यान में रख के जाइए। डेस्टिनी वैगनर, मिस अर्थ, ठीक है। बाकी आपको विशेष दिमाग लगाने की जरूरत यहां पे नहीं है। यहां पे कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित है। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बेलोन डी ओर व अन्य पुरस्कार, लियोनेल मेसी। तो ये फोटो ध्यान रखिए बस, पुरस्कार का नाम लिखा ही हुआ है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, और ये पत्रिका जो है। या फिर ऐसा कीजिए, यहां पे हेडिंग देख लीजिए, ठीक है, और यहां पे आप अर्जेंटीना 2021 लियोन मेसी, बस इतना ध्यान रखिए। और महिला में ई मैडम को देख रहे हैं आप, इनका बस चेहरा ध्यान रखिए, सेम पुरस्कार है, और यहां टिक कर लीजिए। और देखिएगा आपको सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी, तो किसको कोपा ट्रॉफी मिला है उससे बहस नहीं है। कोपा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है यह ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से। कोपा ट्रॉफी के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है। अब कोपा ट्रॉफी के बाद देखिएगा, कोपा ट्रॉफी ध्यान रखना है, कौन जीता कौन हारा नहीं, किस खेल से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी, यासीन ट्रॉफी भी कहीं ना कहीं फुटबॉल में गोलकीपिंग के लिए दिया जाता है। बस इतना। नेक्स्ट पेज में आए तो शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। तो ये मेरे पूरी एजेंडे में है, ये बिल्कुल आपको करके जाना है, ठीक है। और यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि पढ़ लेना है। और आजकल तो मान लीजिए कि ये भी पूछता है कि पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आप लोगों ने बताया है। तो 25 लाख रुपया की राशि भी ध्यान रखिएगा। और उसके साथ सबसे लास्ट में जो चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में किसको दिया गया है ये पुरस्कार, ये मेंशन है, पूरा पढ़ेंगे तब भी पता चल जाएगा, है ना। संस्था का ही नाम है, प्रथम संस्था का ही नाम है, इसी संस्था को पुरस्कार दिया गया है। सो आपको ध्यान रखना है। सनत शांति मन्नू भंडारी लोग का मौत हो चुका है, लेकिन बाबा साहेब पुरंदरे, मेरे प्रेडिक्शन में
मेरे प्रेडिक्शन में आएंगे सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक, सलमान खुर्शीद का लिखा हुआ है। और एक किताब और आएगा मेरे एजेंडे में, वो आएगा होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोइर, अमर्त्य सेन वाली। बस पुस्तक में इतने किताब हैं जिसमें मैंने 2 को आपको प्रिडिक्ट किया है। एक तो सनराइज ओवर अयोध्या और होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोइर, अमर्त्य सेन वाली। बस 2 पुस्तकों को मैंने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, यहां देखेंगे विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक पुनः स्थगित। मंत्री स्तरीय नहीं रखेंगे एजेंडे में। नवंबर 2000, ये जो कुछ महीने के जो ईयर होते हैं, वो दिवस होते हैं, वो उसका लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस लिस्ट में आप इस लिस्ट में आप 15 मधुमेह दिवस कहाँ गया, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्म दिवस है, तो विश्व मधुमेह दिवस पूछ देता है। और एक जो ये 15 नवंबर का जो विश्व बिरसा मुंडा जयंती है, और फिर 15 नवंबर ही जनजातीय गौरव दिवस है, ये पढ़ लेना है आपको। बस इतना ही, ये पे कोनो 3-5 नहीं करना है, ये में बहुत ज्यादा चिंतन करने की, बस इतनी चीजों को आप ध्यान में रख के जाएंगे। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस बनेगा तो बनाएंगे आप। ठीक है, तो जितना बताया जा रहा है बस उस पर आपकी आत्मसतीकरण की नीति पे आपको चलना चाहिए। ठीक है, और बाकी कोई दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय मिर्गी ना, देखिए ऑपरेशन पूछता है कोई ना कोई, तो ऑपरेशन वाला जो टॉपिक है एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। एक्स शक्ति 2021, एक्स शक्ति 2021 ध्यान में आता है तो भारत व अन्य देशों की संयुक्त सैन्याभ्यास, जिसमें भारत व फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्याभ्यास, फिर भारत और मालदीव और श्रीलंका के त्रिपक्षीय द्विवर्षीय अभ्यास का नाम दोस्ती है, भारत की तीनों सेनाओं का दक्षिण शक्ति अभ्यास हुआ है। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। क्वाड में यही 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालाबार 21। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों की T20 विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है। बस बेसिक चीज, T20 वर्ल्ड कप का बेसिक चीज, कौन जीता, मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है, और कहाँ वर्ल्ड कप हुआ था, और नेक्स्ट वाला कहाँ होगा। ठीक है, और ए से ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अप्रैल में आप एग्जाम देंगे, कोई आपको जनवरी में एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, अब आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, ये मत भूलिएगा। हम अप्रैल को ध्यान में रख के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ना कि जनवरी को ध्यान में रख के कर रहे हैं। इसका मतलब सबको हम पढ़ते चले जाएं, नहीं, इतना खराब तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ, यहां पे थोड़ा आइए, यहां देखिए थॉमस कप और उबेर कप 2021,
इसमें कौन जीता, कौन हारा और किस खेल से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से मेरे हिसाब से, हाँ बैडमिंटन से संबंधित है। तो थॉमस कप, उबेर कप का आयोजन 2021 का किसने जीता, किसने हारा। आगामी आयोजन 2022 में सुदीरमन कप को भी आप ध्यान रखेंगे। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। मतलब कि उबेर कप, सुदीरमन कप, थॉमस कप, ये सब आपको बैडमिंटन से संबंधित है और आपको ये ध्यान रख के जाना है। अक्सर तो यही पूछता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। लेकिन एक बार बीपीएससी ने पूछ दिया है कि कौन जीता सुदीरमन कप या उबेर कप या थॉमस कप, तो इसलिए कौन जीता है तत्कालिक इस खेल को, बस इतना ध्यान रखिए किस देश ने जीता है। ये दृष्टिकोण पे काम करना है। हम आपको क्या लिखवा रहे हैं, ये रट के आ जाना, वो रट के आ जाना, मैं क्या कह रहा हूं वो करके जाना, ठीक है, वो करके जाना। अब हम यहां पे थॉमस कप, उबेर कप और सुदीरमन कप, ये 3 कप को प्रिडिक्ट किया कि किस खेल से संबंधित है और कौन जीता कौन हारा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इस पर विचार नहीं करना है। अब सारा लिस्ट दिया है किसको कौन जीता कौन हारा वाला। यहां देख रहे हैं जापान को फाइनल में हराकर चीन सुदीरमन कप 2021 का भी जीता। तो पढ़ेंगे सब कुछ पता चल जाएगा आपको। बस आपको यह जानना है कि राजू सर ने सुदीरमन कप, उबेर कप और थॉमस कप इसको प्रेडिक्ट किए हैं, है ना, किस खेल से संबंधित है, पहला प्रेडिक्शन, और कौन किसको हराकर जीता। ये बस इस कप पे इन्हीं 3 दृष्टिकोण से, 2 दृष्टिकोण से काम करना है। बाकी कोई दृष्टिकोण मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया है। क्लियर है? ये दोनों लड़का सब दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये दोनों संकल्प गुप्त और मित्राभ गुहा, ये दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। संकल्प गुप्ता और मित्राभ गुहा भारत के नए ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के, इनको ध्यान रखिएगा। एक बॉक्स है खेल में, देख रहे होंगे आप, 2024 से 2031 के दौरान खेले जाने वाले आईसीसी टूर्नामेंट। तो 2024 में वर्ल्ड कप होगा, वो अमेरिका व वेस्ट इंडीज में होगा, T20 का। सो ध्यान रखिएगा। बस कम से कम इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन 2024, 2022, 2024 ठीक है। सौरव गांगुली आईसीसी टूर्नामेंट क्रिकेट के समिति के नए अध्यक्ष हैं, ये तो आपको पता ही है। बीबीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
अप्रैल में बीपीएससी एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इनको ध्यान रखिएगा, ये जो फोटो है गार्विन मुगुरुजा का WTA फाइनल्स 2021 मैक्सिको में जापोपान में हुआ था, और इस खिताब को गार्विन मुगुरुजा ने जीता है, बस एक बार देख लीजिएगा। और पुरुषों की ATP टूर्स फाइनल्स एक बार देख लीजिएगा, खाली इतने ध्यान रखिएगा, बस इससे ज़्यादा मत ध्यान रखिएगा। दोनों के मुंह ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा। आपके करेंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक है वो मैंने जनवरी का क्लियर कर दिया है। अब इसके आगे लेख है, सारा कुछ केवल मैं करेंट अफेयर्स करवाता हूं। आप चाहेंगे तो संसदीय कार्य मंत्रालय का जो वर्षांत समीक्षा 2020 छपा है पीडी में, आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, इससे आपका समय खराब नहीं होगा। ये सब टॉपिक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब बाकी ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। लेख हमने प्रतियोगिता दर्पण का सर्च कर लिया है, जनवरी का पीडी का जो भी लेख है मैंने सर्च किया, लगभग सारे लेख पढ़ने योग्य हैं। और ये जो सार संग्रह देखता स्मरणीय तथ्य जो हमने अभी करेंट आपको करवाया है, उसी का यह स्मरणीय तथ्य हैं। आप चाहेंगे तो रिवाइज कर सकते हैं इस स्मरणीय तथ्यों को जो हमने आपको आगे कराया। बाकी ये जितने भी लेख आप देख रहे हैं जनवरी के पीडी में, ये सारे के सारे लेख महत्वपूर्ण हैं, और इस लेखों को ध्यान में रख के हमने जनवरी का प्रेडिक्शन नहीं किया हूं। सिर्फ मैंने जनवरी के में जो करेंट अफेयर्स के मसले हैं उसको ध्यान में रख के प्रेडिक्ट किया हूं, और उसी से हम सारे करंट्स पकड़ लेंगे। लेख आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, सारे के सारे लेख महत्वपूर्ण हैं इस बार के जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण में, ठीक है। और एक बार साउंड क्लियर का थोड़ा मैसेज कर दीजिए अभी कि हम एकदम ठीक हैं, फिट हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं बस बोले जा रहा हूं। ओके 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 ओके, तो जनवरी का पीडी क्लियर हो गया है। आपको क्या करना है, जनवरी के पीडी पे ये सब आपको वर्क पता है, और लेख आपको पढ़ने का मन हो, टाइम हो, बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि लेख सभी जनवरी के बहुत बेहतर हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो भी एग्जाम हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के और अगर उसमें क्वेश्चन सेट दिए हुए हैं जनवरी में, उसको बिल्कुल बना लीजिए। बाकी करेंट वाला काम मैंने कर दिया है जनवरी का। फरवरी का जब मैगजीन आएगा तो उसको देखेंगे। तब तक बीच में अगर फरवरी का कोई मैगजीन नहीं आता है अगर प्रतियोगिता दर्पण का, तो हम लोग एडिशनल जो पेपर वर्क है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करते हैं नेक्स्ट संडे को, ठीक है। धन्यवाद।